मैं अपनी बात, क्योंकि आज सर्वत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात होती है 2020। अभी प्रोफेसर अंजलि जी ने काफ़ी कुछ उसके बारे में बताया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर आप देखें तो स्वामी विवेकानंद जी ने आज से लगभग 125 वर्ष पहले कहा था, हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। हमारी शिक्षा ऐसी हो जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन का विकास हो, साथ ही हमारा बुद्धि बढ़े और हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो यही भारतीय जो भी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो उसका पूरा फोकस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैसे इनोवेशंस के द्वारा हम अपने देश को विकसित कर सकते हैं, और विजन फॉर विकसित भारत जिस प्रतियोगिता में आपने प्रतिभाग किया है, किस तरह से हम 2047 में अपने राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा में हम अपनी जो हमारी पुरानी धरोहर हैं उनका समावेश करते हुए नई टेक्नोलॉजी, नई प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम कैसे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप देखें कि जो हमारा पुरातन इतिहास रहा है, जो हमारी धरोहर है, हर क्षेत्र में, जैसा भी प्रांत प्रचारक जी ने भी बताया, चाहे वो धातु विज्ञान रहा हो, चाहे वो आपका गणित का क्षेत्र रहा हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र रहा हो, भारत का एक उन्नत इतिहास रहा है। सभी जानते हैं आयुर्वेद के रचयिता चरक जी को, और वही आयुर्वेद आज फिर प्रासंगिक होने लगा है। फिर अंग्रेजी दवाइयों से दूर जाकर किस तरह से हम अपनी स्वदेशी ट्रीटमेंट को विकसित करें। उस समय इतना, अगर आप ओवरऑल देखें तो इतना ज़्यादा चिकित्सा विज्ञान उन्नत था कि उसी ज्ञान परंपरा के आधार पर किस तरह से हम फिर से अपने राष्ट्र को सोने की चिड़िया बना पाए। क्योंकि अगर आप देखें, चाहे वो गणित का हो जिसमें शोध की सबसे अधिक संभावना है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि हम धन्य हैं कि भारत ने हमें जीरो दिया, वो सब दिया जिसके आधार पर आज वैज्ञानिक इतना शोध करने में सफल हो पाए हैं। क्योंकि भारत में ही, चाहे वो जीरो का आविष्कार, दशमलव के बाद जीरो का इस्तेमाल हो, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री, आप कैलकुलस, ये सब, इन सब का आविष्कार हमारी ही धरती पर हुआ, हमारी ही वैज्ञानिकों ने किया। किस प्रकार से चिकित्सा विज्ञान में, खगोल विज्ञान में भास्कराचार्य जी ने स्मार्ट से कई वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पूर्व, सूर्य की दशमलव के 9वें स्थान तक गणना करके कि पृथ्वी सूर्य का कितना समय लगता है, वो गणना उस समय कर दिया था। तो आप सोचिए कि कितना उन्नत रहा है हमारा अपना इतिहास, हमारा जो भारतीय परंपरा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम। इस प्रकार से आप किस प्रकार से अपने देश को, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए, अगर आप देखें तो राष्ट्र की उन्नति के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। और यही कारण था कि पूरे देश में गुरुकुल स्थापित थे। उन गुरुकुलों को एक प्लान तरीके से नष्ट भी किया गया, ताकि उन्हीं को खत्म करेंगे तो अपने आप देश परास्त हो जाएगा, अपने आप पराजित हो जाएगा। सारी गुरुकुल प्रणाली खत्म की गई। जो गुरु शिष्य की एक परंपरा थी वो कहाँ थी? भारत में ही थी। 21
किस तरह से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपना ज्ञान स्थानांतरित करती है, बट धीरे 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 उसी पर अटैक करते हुए उसको पूरा ध्वस्त कर दिया गया। पुनः 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद निश्चित रूप से आज जो आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप देखेंगे, क्योंकि हम लोग में से तो कई लोग नहीं भी होंगे, बट आपकी पीढ़ी उस चीज़ को देखेगी कि आपने जो सपना सजोया था वो किस प्रकार से सपना सफल हुआ है और देश हमारा शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार से विकसित हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो जो भी विकसित देश आज की डेट में है, उन्होंने सारा फोकस एजुकेशन पर ही किया था और एजुकेशन के माध्यम से, क्योंकि जब एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा किसी भी देश का तो वो देश अपने आप तरक्की करेगा। बेविवाह कार्यक्रम में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, ये बेसिकली शोध लेखन प्रतियोगिता, शोध की जहाँ तक बात है, शोध आप देखेंगे हर चीज़ में कर सकते हो। अभी माननीय प्रांत प्रचारक जी ने एक छोटी सी आपको कहानी सुनाई कि किस तरह से दो बालक एक कुएं में गिर जाता है, दूसरा कैसे निकालता है। अब देखिए उसने वहाँ शोध किया कि मैं खड़े होके तो नहीं खींच सकता हूँ, लेट के जरूर मैं खींच सकता हूँ। तो उसने लेट के किया, वो भी एक रिसर्च थी ना, उसने इमीडिएटली डिसीजन लिया और एक इनोवेटिव आइडिया उसके दिमाग में आया। उसको किसी ने बताया तो नहीं होगा कि भाई अगर ऐसा होगा तो आप ऐसा करना, क्योंकि वो तो उन परिस्थितियों के लिए कभी तैयार ही नहीं था। बट उसने तुरंत एक डिसीजन लिया और एक इनोवेटिव आइडिया लेते हुए लेट के उसने अपने मित्र को बचा लिया। तो आप देखें, शोध आप प्रतिदिन करते हो। आपकी मदर आपके लिए खाना बनाती है, फिर वो आपकी सारी चीज़ों का ध्यान रखती है, कौन सी चीज़ अच्छी है। वो डेली कोई एक नई चीज़ जब बनाती है तो वो शोध करके बनाती है। उन्हें किसी यूट्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपके लिए खाना बनाने के लिए, बट वो एक कंटिन्यूस R&D हर घर में हर समय होती है। हर व्यक्ति एक रिसर्च करता है। उसी चीज़ को अगर आप देखें तो वो रिसर्च जब आप करते हो, उसका जो आउटकम होता है वो आपको कितनी संतुष्टि देता है। तो ये शोध लेखन प्रतियोगिता बेविवाह का जो मकसद है वो यही है कि किस तरह से हम रिसर्च के क्षेत्र में अपने देश को पुनः उन्नत करें। क्योंकि जो हमारे जितने भी ग्रंथ थे, चाहे हमारा आयुर्वेद के ऊपर ग्रंथ हो, चाहे हमारा अर्थशास्त्र के ऊपर ग्रंथ हो, सभी ग्रंथ एक शोध का ही परिणाम थे। आयुर्वेद में शोध करके एक ग्रंथ लिखा कि कौन सी मेडिसिन किस तरह की बीमारी के लिए उपयुक्त होगी, एक शोध से ही आया। इसी प्रकार से एक शोध चाणक्य ने किया और उन्होंने एक अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र एक ऐसा महान ग्रंथ है इकोनॉमिक्स के लिए, अब विद्यार्थी पढ़ते भी हैं, पूरा विषय ही है। और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि अर्थशास्त्र, उसका ज्ञान किस तरह से मैनेज करना है, किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए अर्थशास्त्र का कितना महत्व होता है, चाणक्य ने उस ग्रंथ को चंद्रगुप्त को दिया और पूरी शासन प्रणाली चंद्रगुप्त की अर्थशास्त्र ग्रंथ पर ही बेस्ड थी। पूरा राज्य तंत्र उसी से संचालित होता था। तो एक व्यवस्था थी, एक रिसर्च थी कि भाई ये होगा तो इसको इस तरह से परेशानी आएगी तो कैसे इसको ठीक किया जाएगा, कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। तो इसी प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने जीवन में एक प्रोत्साहित करती हैं और ओवरऑल इन सारी चीज़ों का जो निचोड़ है वो यही है कि हमें अपने जनमानस को जागरूक करना है। उसके अंदर किस प्रकार से हम एक देशभक्ति की भावना पैदा करें। आप देखें, चाहे वो जापान हो, चाइना हो, सभी के अंदर आप देखेंगे तो एक देशभक्ति भरी हुई है। हमारा देश कुछ ऐसे कारण रहे, आज़ाद होने के बाद फिर कुछ वर्षों तक कहीं ना कहीं वो चीज़ विलुप्त हुई।
और पुनः एक जन जागरण अभियान की आवश्यकता को देखते हुए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो परिकल्पना की गई, मुझे याद है सर के साथ जब मैं वहाँ यूपीटीओ में रहा करता था, तो हम लोगों ने उस समय एक कोर्स ह्यूमन वैल्यूज़ का डाला था कि ह्यूमन वैल्यूज़ को कैसे अपने जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। तो यही सब चीज़ें थी, धीरे धीरे बढ़ते हुए आज हम इस स्थिति में हैं कि हम 2047 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।